नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिन का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और दी वैम्पायर डायरीज और ओरिजिनल के दोनों एपिसोड में डेली अपलोड करूंगा, तो प्लीज देखते रहें। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 राइट नाउ। अब हम पहले सीन में रिबेका को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिग्रेटेड फील कर रही थी और एक तरह से कन्फेशन के लिए एक तरह से प्रीस्ट से मिलती है जो फादर थे। तभी हम देखते हैं उससे बोलती है कि मैंने बहुत बड़ा सिन कर दिया है और प्यार के लिए एक तरह से फैमिली के प्यार को ठुकराया है और बहुत सारे गलत काम कर दिया और मुझे कन्फेशन चाहिए। और ये कहने के बाद फादर बोलता है आई नो कन्फेशन चाहिए बट तुम्हें कैथोलिक रिलीजन पे बिलीव है? वो बोलती है नहीं पता, मैं 1000 ईयर से हूँ, मुझे भगवान के कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं है, बट मुझे कन्फेशन में आपकी हेल्प चाहिए। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ बता सकती हो। और तभी वो बोलती है कि मैंने अपने खुद के ब्लड खून के खिलाफ ही मैंने एक तरह से बगावत की है और शायद भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ ना कर सके और मेरे अपने मुझे इस चीज के लिए माफ ना कर सके। काश की मैं टाउन में वापस ना आई होती और प्यार के लिए वापस कभी खड़ी नहीं होती। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेटेड फील करती है। उसके बाद हम देखते हैं 24 आवर्स अर्ली का टाइटल आता है, मतलब 24 घंटे पहले क्या हुआ था वो स्टोरी अब स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं इस टाइम पर रिबेका बैठ के अपनी चाय पी रही थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं निकलाउस किसी की वेन से एक तरह से ब्लड डाल रहा है ग्लास में और कह रहा है मार्शल का आजकल पता नहीं चल रहा कहां पर है वो और उसकी कोई खबर नहीं है। और ये कहने के बाद अब रिबेका बोलती है हाँ उसकी खबर मिलेगी तो तुम्हें दे दूंगी। और एक तरह से गुस्से से देखती है, जिसे देख के क्लाउस बोलता है मुझे पता है जो तुम डेविल लुक दे रही हो, मुझे पता है किस लिए दे रही हो। और तभी रिबेका बोलती है नहीं मैं तो मेरा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे पता है तुम अपने नोबल भाई एलाइजा के लिए दे रही हो कि मैंने उसे काट लिया है। और ये कहने के बाद बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, बस मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा भाई सही सलामत घर पे आ जाए और मुझे उससे बात ही नहीं करनी है इस टॉपिक के बारे में, ना तुमसे करनी है। अगर मैंने तुमसे की तो तुम मुझे भी काट लोगे और मैं भी उसी की तरह एक तरह से घूमती फिरूंगी पागल तुम्हारा वेनम लेकर। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, उसने मेरे पे गलत आरोप लगाए थे, एलाइजा ने मेरे पे आरोप लगाए थे मेरे बच्चे के खिलाफ जो गलत थे, इसलिए काटना पड़ा उसे। और तभी बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन है डैगर। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं रिबेका को गुस्सा आता है और कहते हैं तुम एक तरह से साइकोपैथ हो, अपने हर सिबलिंग को एक तरह से दुखी करते रहते हो। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और तभी क्लाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं एलाइजा को जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और वो और हेली अभी भी उसी शेड के अंदर है और अभी घर नहीं गए हैं। तभी हम देखते हैं कि अब एलाइजा की तबीयत खराब हो रही थी, वो बार बार उल्टियां कर रहा था और तभी वो हेली को फोन करता है और कहता है तुम यहां से चली जाओ, अब मुझे हेलुसिनेशन दिखने लगेंगे और शायद मैं तुम्हें हार्म कर सकता हूं। और ये कहने के बाद हेली बोलती है नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली हूं और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी हम देखते हैं वो उससे बोलता है कि तुम अपनी बाइबल पढ़ लो जो तुम पढ़ने लग रही थी। और ये कह के बोलता है नहीं ये सिर्फ बाइबल है, मुझे तो सिर्फ नाम पढ़ देते। और एक तरह से हम देखते हैं कि उल्टी करने लगता है बार बार एलाइजा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके घाव हील ही नहीं हो रहे थे। और वहीं हम देखते हैं एक दूर खड़ी औरत उनको देखने लग रही है, उसको भी एक तरह से मार्क है बैक पे जैसा हेली को है और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है दूर खड़ी। अब हम देखते हैं मार्शल को जो चुपचाप जाता है अपने उसी प्लेस में जहां पर उसके नाइट फोकर्स और बाकी ग्रुप के लोग रहते हैं और कहते हैं मीटिंग शुरू करते हैं और बोलता है कि ये किड, वो टाइलो को एक तरह से प्रेजेंट करता है और कहता है ये सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, निकलाउस को, क्लाउस को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बोलता है इसके पास है कुछ बताने को उसके बारे में जो हमको एक बड़ा ट्रेटर है हमारी लाइफ में और सन ऑफ अ बिच और एक तरह से बहुत बड़ा झूठा और एक तरह से वाहियात इंसान है। और ये कह के वो क्लाउस को रिप्रेजेंट करता है मार्शल। तभी फिर मार्शल पूछता है अपने ग्रुप मेंबर से जिसको इस लड़ाई में शामिल ना होना वो यहाँ से जा सकता है, बट तभी हम देखते हैं कोई भी वैम्पायर उनमें से उठता नहीं है, वहीं पर बैठा रहता है। ये देख के मार्शल बोलता है हम रेडी हैं इस चीज के लिए। और तभी हम देखते हैं कि अब टाइलर बताना शुरू करता है मार्शल और उसके ग्रुप को क्लाउस के बारे में। अब टाइलर बताता है क्लाउस के बारे में कि एक तरह से उसने अपना हाइब्रिड वाला कर्स तोड़ दिया था, उसके बाद उसने अपने हाइब्रिड बनाने शुरू किए और उसका डोमिनेंट जीन हो गया एक तरह से वेयरवुल्फ जीन और तब से उसने हाइब्रिड्स को बनाया, एग्जांपल मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं। और ये कहने के बाद बताता है कि मेरी जो दोस्त थी हेली एक तरह से उसे मिली, हुकअप किया, मेरे दोस्त के नाम के नीचे एक तरह से रिलेशनशिप बनाया क्लाउस से, उसका अब बच्चा उसके पेट में है और ये सारी सिचुएशन हो चुकी है। और ये कह के क्लाउस का मेंबर बोलता है कि हम तेरी बातों पर क्यों यकीन करें, एक तरह से तू तो साइड ही होगा ना क्लाउस से। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है पहले इसकी बात तो सुन लो, ये साइड नहीं है, इसने साइड बॉन्ड तोड़ दी है। और ये कहने के बाद अब बोलता है कि मैंने साइड बॉन्ड अपनी तोड़ दी और बाकी जितने भी वेयरवुल्फ थे ना जिनको उसने हाइब्रिड में कन्वर्ट किया था उन सारे हाइब्रिड की भी तोड़ दी थी मैंने। बट जैसे ही क्लाउस को पता चला इसके बारे में, बिट्रेल के बारे में, उसने सबको मार डाला। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां पर रिबेका आती है और कहती है हाँ वही तो करता है हमेशा क्लाउस, जिसको बिट्रेल जैसा लगता है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और वहां पर हम देखते हैं कि
टाइलर रिबेका को देख के बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी टाइलर खड़ा होता है और कहता है रिबेका कितने दिनों बाद मिली हो। ये कहने के बाद बोलती है हेलो टाइलर, तुम भी यहाँ पर हो। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे पता है रिबेका एक तरह से तुम ये सारी बातें अपने भाई को जाके बता दोगी, बट हम नहीं डरते हैं, हम खड़े रहेंगे उसके खिलाफ। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और वहीं पर मार्शल आता है और कहता है ये हमारे साथ ही है। और ये कहती है कि मैंने क्लाउस की बहुत सुन ली, बहुत डैगर खा ली, अब कुछ नहीं होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका आगे आती है, गर्दन तोड़ती है और उसकी कहती है कि उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचेगा, हेली के बारे में कोई नहीं कहेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा भाई, मेरे भाई के खिलाफ हम प्लान बनाएंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो डिस्कस करने लगते हैं उसके भाई को टेक डाउन का प्लान। अब वहीं हम देखते हैं क्लाउस को जो अपना एक तरह से टाइप करवा रहा था कैमी से और बोल रहा था कि एलाइजा मेरे खिलाफ है, रिबेका मेरे खिलाफ है, सब मेरे खिलाफ किसी तरह की साजिश रच रहे हैं। एक तरह से मार्शल का मुझे क्वार्टर लेना था और वो भी एक तरह से मेरे खिलाफ है, सब मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, सब मेरे पेरेंट्स की तरह है और मुझे सबसे लड़ना होगा। और ये सब टाइप करने के बाद अब कैमी बोलती है एक तो लैपटॉप दे देते, टाइपराइटर दे रखा है, ऊपर से सब लोग तुम्हारे खिलाफ है, तुम किसी के खिलाफ नहीं हो, शायद तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है, तुम अपनी खुद की परछाई पे भी यकीन करते हो कि नहीं करते हो। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है कि मैंने तुमसे एडवाइस नहीं मांगी है कैमी, तुम्हें सिर्फ टाइप करने के लिए कहा है। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मुझे कंपेल करके काम करवाते हो और फिर भुलवा देते हो जिससे कि तुमको लगे कि तुम सिक्योर्ड हो, बट रियलिटी ये सबसे ज्यादा तुम इनसिक्योर्ड पर्सन हो और तुम्हें डर लगता है कि हर कोई तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो उसकी टाइपराइटर देखता है तो बोलता है मैंने टैटू बना दिया था फ्री टाइम में, तो पेपर फाड़ने लगता है। और तभी ये सब देख के कैमी बोलती है मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम अपने आप को ही एक तरह से हेल्प कर लो तो ज्यादा बेटर है। एक साइकोलॉजिस्ट को तुम टाइपराइटर बनवा रहे हो, ये नहीं है कि तुम 1000 साल के हो चुके खुद टाइप कर सको, तुम्हें सिर्फ एडवाइस चाहिए बट तुम एडवाइस को मानने के लिए तैयार नहीं हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैमी वहां से गुस्से में चली जाती है और यहाँ पर क्लाउस भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब हम देखते हैं कि रिबेका सीधा जा चुकी थी उस गार्डन के अंदर जहां पर लोगों को दबा के रखते हैं और वहां पर वो होती है मार्शल के साथ और बोलते हैं वो क्लाउस को यहाँ पर बंद करके रखेंगे। और ये कहने के बाद अब रिबेका बोलती है काश कि पहले हो चुका होता। और तभी मार्शल बोलता है हाँ अगर ये पहले हो चुका हो तो 90 + 60 तुम इतने सालों 150 सालों तक इतना डैगर करके नहीं रखता वो। और ये कहने के बाद बोलती है मार्शल तुम तो जिंदा थे ना जब उसने मुझे डैगर करके पटक रखा था, तुमने भी कुछ नहीं किया। और ये कहने के बाद बोलते चलो अब करते हैं। और ये कहने के बाद रिबेका पूछती तुम्हारी विच इतनी पावरफुल है ना कि उसको एक तरह से रोक सके। और बोलते शायद है, मैं उसको चर्च के बाहर भी नहीं ले जा सकता, उससे अनकंट्रोलेबल मैजिक हो रहा है उसका, एक तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और ये कहने के बाद बोलते प्लान ढंग से बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी नीज के ऊपर 1% भी मेरे भाई का इफेक्ट पड़े या फिर वो कोई हाइब्रिड टर्निंग मशीन में बने, तो वो सारी चीजें मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए करना जरूरी है। और ये कह के बोलती है तुम्हें ढंग से प्लान करना पड़ेगा मार्शल। अब वहीं पर हम देखते हैं शेड के अंदर एलाइजा लेटा हुआ था और उसकी एकदम तबीयत खराब होने लगती है, उसकी तरफ से ड्रीम आने लगता है। तभी हम देखते हैं हेली उसके पास आती है, उसको गोद में ले लेती है। तभी हम देखते हैं हेली उसके सर पे हाथ लगाती है और वो उसका ड्रीम देखते हैं जहां पर वो एक लड़की को देखता है बाथरूम के अंदर और वहां पर एक तरह से उससे बात कर रहा था, उसका नाम सेलेस्ट कुछ था। और ये देखने के बाद हम देखते हैं हेली बोलती है उसको भी वो लड़की अच्छी लगी जो तुम्हें ड्रीम में है, अच्छी दिख रही है। और ये कहने के बाद बोलता है हेली आई एम सॉरी, मुझे कुछ और ही लग रहा है, मैं हेलुसिनेट करने लग रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। और ये कहने के बाद बोलती कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं एलाइजा बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है हमको शायद कोई देखने लग रहा है और कोई तो है हमारे आसपास। और ये देख के हम देखते हैं हेली बाहर जाती है और वो औरत वहां से देख के भागने लगती है। तभी हेली उसको आवाज लगाती है बट वो औरत वहां से भाग जाती है। हेली उसका पीछा इसलिए नहीं करती क्योंकि एलाइजा अकेला था घर में और फिर वो अंदर वापस चली जाती है। अब हम देखते हैं जोशुआ को जो अपनी गाड़ी सही कर रहा था और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एकदम क्लाउस आ जाता है और क्लाउस को देख के डरता है और कहता है तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम मुझे डरा दो, किसी दिन किसी टीवी ड्रामा में काम करते हो क्या। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं बट मैं तुम्हारे लिए एक काम लेके आया हूँ और वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो बोलता है उससे कुछ काम का और वो काम का कहने के बाद हम देखते हैं जोशुआ सीधा आता है मार्शल के पास और वहां पर रिबेका भी होती है। तभी वो बोलता है मार्शल जोशुआ इस बार उसने क्या काम दिया, बोलता है मुझे एक तरह से टेस्ट कर रहा है, शायद उसको पता चल चुका है कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ उसका नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा कत्ल ना कर दे, बट उसने कहा है कि मुझे 2 डैगर ढूंढने के लिए। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है अच्छा वो डैगर करना चाहता है हमें फिर से, इसलिए वो डैगर ढूंढ रहा है बट हम उसे नहीं देंगे इस बार डैगर। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है अगर जोशुआ अगर उसे पता चलना था ना कि तू एक साइड नहीं रहा उससे तो अब तक तेरी हड्डियां बाहर होती और शरीर के बाहर होती, याद रखना उसको नहीं पता अब तक और तू बी केयरफुल, सब कुछ सही जा रहा है, परफेक्टली करता रहे। और ये कहने को जोशुआ बोलता है अच्छा तुमने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया, उसको पता चलेगा तो मेरी एकदम से हड्डियां तोड़ देगा, बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा है मार्शल तू। और ये कहने के बाद बोलता है जाओ उसको कह दे कि हमारे पास वो नहीं है, ऊपर से वो सीधा आके खुद मिले क्योंकि कुछ साफ सफाई होने वाली है, उस बहाने से तू वहां के ले सकता है, वैसे टाइट सिक्योरिटी है इस वजह से तू नहीं ले पाया, ये बहाना मार और उसको कुछ नहीं पता चलेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जोशुआ वापस चला जाता है।
अब जोशुआ वापस जाता है क्लाउस के पास और क्लाउस से जाके बोलता है कि मार्शल का तो रेड अलर्ट चल रहा है, उसने एक तरह से इतने सारे गार्ड बैठा दिए, मुझे अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, ऊपर से बिल्कुल भी चांस नहीं था कि उसके अंदर चला जाऊं क्वार्टर्स के। और ये कहने के बाद बोलता है शायद एक पॉसिबिलिटी तो है, बट तभी ये सुनने के बाद क्लाउस बोलते कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो मुझे बताओ, मैं ट्राई करूंगा। बोलता है किसी तरह की डेट वेट के लिए एक तरह से तामझाम हटवा रहा है और साफ सफाई करवा रहा है, तो शायद उस टाइम पे कोई जाके लेके आ सके। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है चलो तो वो काम मैं अपने आप कर लूंगा, और याद रखना अगर मैं वापस टाउन में आ गया न्यू ऑरलिंस का राजा बन के, तो याद रखना तुम्हारे लिए एक डे लाइट रिंग पक्का नहीं रखवाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए, बट अगर तुम झूठ निकले, तुमने मुझे बिट्रे किया, तो याद रखना कि तुम मौत के लिए तरसोगे और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी जोशुआ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जोशुआ की तो हालत पहले ही खराब हो चुकी थी और एक तरह से डरने लगता है और कहता है पक्का मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और ये करते हुए हम देखते हैं क्लाउस स्माइल करता है, वहां से चला जाता है और अब जोशुआ की हालत खराब हो चुकी थी भाई। अब हम देखते हैं कि चर्च के अंदर फादर बहुत ज्यादा निराश बैठे हुए थे और वहां पर आता है क्लाउस और कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है और एक तरह से माफी मांगनी है। और वो बात है आपकी नीस के बारे में। एक तरह से आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि उसकी मेमोरी में कुछ होल्स थे, वो सब मेरी वजह से है, मैंने इसको एक तरह से कंपेल किया है। और ये कहने के बाद फादर बोलता तभी मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो रही है। वो बोलते मैंने पहले उसको एक स्पाई की तरह यूज किया, बट अब मैं देख रहा हूं तो उसी के फायदे के लिए एक तरह से कंपेल किया है और मैं चाहता हूं कि वो टाउन छोड़ के चली जाए, तो उसके लिए बेटर है। वो स्मार्ट है, बट जितना वो इन चीजों में पढ़ती जाएगी उसकी मौत के कारण बढ़ते जाएंगे और न्यू ऑरलिंस में शायद उसकी मौत हो सकती है अगर वो इन सब चीजों के बीच में पड़ती है। पहले जो उसकी भाई शेन की डेथ हुई थी वो भी एक बड़ा पंगा है, वो सर्च करना चाहती है उसके बारे में, अगर सर्च करेगी तो वैम्पायर विचेस सबके बारे में पता करेगी और एक लास्ट वो मर जाएगी। इससे बेटर है कि उसको कुछ ना पता चलने दो और उसको यहाँ से टाउन से बाहर भेज दो। और ये कहने के बाद बोलता है कि ये उसकी विल है ना, तभी क्लाउस बोलता है फ्री विल रखो। और तभी एक तरह से सरकास्टिक वे में फादर बोलता है, एक तरह से कंपेल करने वाला फ्री विल की बात करता है। तभी हम देखते हैं दोनों प्लान करना चाहते हैं कि कमेल को टाउन से बाहर भेज दे हमेशा हमेशा के लिए। अब वहीं पर हम एलाइजा को देखते हैं जिसको एक तरह से ड्रीम आने लग रहे थे और वो पुराने टाइम में जाता है जहां पर वो एक विच से बहुत प्यार करा करता था। उसको बाथटब में देखता है जो उसके भाई की बुराई करने लग रही थी क्लाउस की, और कहती है कि 100 विचेस चाहिए तुम्हारे भाई को एक तरह से लिटाने के लिए, एक तरह से बंद करने के लिए उसकी बदतमीजियां। तभी हम देखते हैं उसके साथ बैठ के बातें करने लगता है और बहुत ही रोमांटिक होता है। तभी हम देखते हैं उसकी एकदम आंख खुलती है और देखता है कि वो हलुसिनेट कर रहा है और तभी वो हेली से बोलता है प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरे पुराने बुरे ड्रीम्स तुम्हें एक तरह से इफेक्ट कर दे। और ये कहने को हेली बोलती है तुम्हारे जो पुराने ड्रीम्स है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी केयर करनी है और तुम्हारे यहाँ पर कोई है नहीं। और फर्स्ट थिंग तुमको हलुसिनेशन आ रहा है तो तुमको कोई साथ में चाहिए ही चाहिए। एलाइजा पूछता है कि उसने पता लगाया कि जो बाहर कोई उन्हें देख रहा था वो कौन था। बोलती है मुझे भी नहीं पता है, वो भाग गई आने के बाद, बट उसी ने शायद बाइबल रखी है जिसके अंदर नाम है, वो लोग शायद हमें कुछ बताना चाहती है। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी है और शाम होने के बाद हम देखते हैं क्लाउस सीधा जाता है फ्रेंच क्वार्टर्स के अंदर। वहां जाके देखता है कि वहां पर सामने मार्शल खड़ा है और मार्शल से जाके बोलता है कि मुझे मेरी चीज चाहिए और मैं वो लेने आया हूं। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथ में डैगर निकालता है अपनी शर्ट से और बोलता है शायद तुम ये लेने आए हो, और तभी क्लाउस बोलता है हाँ मैं यही लेने आया हूँ। तभी हम देखते हैं साइड में रिबेका आ जाती है और वो हाथ में लेके बोलती है कि ये तुम्हें नहीं मिलने वाला, लिख। और ये बोलने के बाद बोलता है कि हाँ तुम खुश हो जाओ, एक ही हथियार जो तुम्हें सुला सकता है वो तुम्हारे पास है, कितनी खुशी होती होगी तुम्हें, और एक तरह से तुम मुझे बिट्रे कर रही हो। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है मैं तुम्हें बिट्रे कर रही हूँ, तुम हमें मारने के लिए आ रहे हो यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्लाउस को अब गुस्सा आ रहा था, तभी हम देखते हैं उसी टाइम पे मार्शल एक सीटी बजाता है और 5-6 वहां पर वैम्पायर आके खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर क्लाउस हंसता है और कहता है बस इतने से लोग, इतनों को मैं चुटकी मार डालूंगा। पर प्रॉब्लम ये कितना बिब्लिकल लग रहा है, मेरे अपने मेरे खिलाफ खड़े हैं। और ये कहने के बाद मार्शल को सीधा बोलता है क्लाउस कि तुम्हें मैंने मेंटोर किया, तुम मुझसे कुछ तो सीखते, तुम क्या सोचते हो 3-4 वैम्पायर मुझे मार सकते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर 100 वैम्पायर आ जाते हैं, हर जगह से, हर खिड़की से, गेट से वैम्पायर दिखने लगते हैं। और ये देख के हम देखते हैं क्लाउस भी टेंस हो जाता है और मार्शल ने अपने सारे वैम्पायर्स को बुलवा लिया था क्लाउस से लड़ने के लिए। अब हम देखते हैं क्लाउस को भी गुस्सा आता है और कहता है अगर किसी को भी बचना है और किसी को भी मेरी साइड लेनी है और बच के यहाँ पर रहना है तो ये कॉइन उठा लो। वहां से कॉइन उठाता है और नीचे गिर देता है और कहता है जिसको भी अपनी जान बचानी है उठा लो। और वहीं पर हम देखते हैं मार्शल भी प्राइड से बोलता है जिसको भी अगर क्लाउस के आगे झुकना है, क्लाउस की तरफ जाना है, वो कॉइन उठा सकता है और जा सकता है। तभी हम देखते हैं मार्शल का एक भी वैम्पायर उस कॉइन को नहीं उठाता है और वहां पर लड़ने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तभी हम देखते हैं उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, 2 वैम्पायर आते हैं, दोनों को क्लाउस मार डालता है। और तभी हम देखते हैं सारे वैम्पायर उस पर टूट पड़ते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं क्लाउस को, हाथ पैर बांध देते हैं और उसको मारते हैं एक-एक करके। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को 3-4 बार मारते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कस के और एक तरह से बुरी हालत कर देते हैं। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस की आंखें एकदम वेयरवुल्फ की होती है और वैम्पायर टाइप उसके चेहरे पे ब्लैक नसें आने लगती हैं। और ये देखने के बाद अब रिबेका डर जाती है और उसके हाथ में जो
डैगर था वो गिर जाता है क्योंकि वो जानती है अब क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं क्लाउस अपने रियल फॉर्म में आता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है बहुत बुरी तरीके से, एक एक करके सबको स्लॉटर करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है प्लीज तुम्हें कुछ करना होगा, मार्शल ये सबको मार डालेगा और अब किसी के मरने की जरूरत नहीं है इतने लोगों की, और तुम्हें एक तरह से इसको रोकना होगा। तभी हम देखते हैं मार्शल खुद लड़ने जाता है बट बोलती है कि नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा, किसी को भी मार डालेगा, प्लीज तुम ऐसा करो कि हार मान लो, बेटर रहेगा, वरना तुम्हारी पूरे वैम्पायर फैमिली मर सकती है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि जैसे वो सबको मार रहा था, हम देखते हैं मार्शल चिल्लाता है इनफ। इनफ करने के बाद सब लोग रुक जाते हैं और वहां पर क्लाउस देखने लगता है, उसको पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था। और तभी मार्शल खुद वो कॉइन उठाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी शानो शौकत, ये जगह, सब कुछ तुम्हें देता हूं, और एक कॉइन पकड़ा देता है और कहता है कि अब से तुम राज करो, मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एक तरह से उसका ड्रीम पूरा हो चुका था। अब हम वहां पर देखते हैं एलाइजा को, जिसको एक तरह से हेलुसिनेशन आए जा रहे थे और वो पुराने टाइम के बारे में सोच रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि क्लाउस लोगों को स्लॉटर करे जा रहा है एक करके। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस बात से एलाइजा बहुत ज्यादा गुस्सा था और कहता है विचेस तुम्हें इस तरह से माफ नहीं करेंगी और ऊपर से जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। तभी बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी विच गर्लफ्रेंड सेलेस्ट ऐसा चाहती है इस वजह से। और ये कहने के बाद हम देखते हैं गुस्सा आता है एलाइजा को और उसे गोली मारता है। तभी क्लाउस बोलता है अच्छा तुम उसकी चिंता करते हो, मतलब वो तो गई, अब समझ लो वो मर गई। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब हेलुसिनेट करते हुए एलाइजा एक तरह से मारने की कोशिश करता है हेली को और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझे मारा है, मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है, तुमने सेलेस्ट को मारा है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जो औरत उनको देखने लग रही थी जंगलों में से आती है और एक स्टेक मारती है और हेली की जान बचाती है, क्योंकि उसकी गर्दन पकड़ के इस टाइम पे एलाइजा उसकी जान लेने पे तुला हुआ था हेलुसिनेशन में। अब हम देखते हैं हेली उस औरत से पूछने लगती है कि ये सब हो क्या रहा है, हजारों क्वेश्चन है मेरे दिमाग के अंदर और तुम मेरा पीछा भी कर रही हो, मुझे जानना भी है वेयरवुल्व्स के बारे में और बाकी सब का है। और तभी बोलती है मेरा नाम ईव है, पहले सुनो, जो तुम्हारी एंसेस्ट्री लाइन है उसकी बुक मैंने तुम्हें पकड़ा दी थी। और एक तरह से तब हेली पूछती है बाकी सब का है, बोलता है इसका एक ही आंसर है मार्शल, और तुम समझ सकती हो आगे क्या हुआ। उसने सबको हंट कर डाला, एक एक को पकड़ पकड़ के मार डाला, और जो तुम्हारे पीछ में जो बर्थ मार्क है ना उसको छुपा के रखो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो एक तरह से लोगों की जान ले रहा है। मैंने तो मेरा जला दिया छुपाने के लिए, तुम भी छुपा दो तो बेटर है। और ये कहने को हेली पूछती है बाकी सब लोग कहाँ हैं, बोलती है कि बाकी सब लोग हैं बट ज्यादातर तो एक तरह से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गए हैं और फुल मून वाले दिन ही ह्यूमन फॉर्म में आते हैं और किसी विच ने उनपे कर्ज कर रखा है। और ये बहुत ही बहुत पुरानी बात हो चुकी है और बेकार हो चुका है हमारा पूरा कंडीशन, इस वजह से कोई आगे नहीं आ रहा है और ऊपर से तुम भी छुप के रहो तो बेटर है। तभी हम देखते हैं वहां से अब एलाइजा बाहर निकल के आता है और बोलते हैं किसी ने मुझे स्टेक मारा है और ये शायद तुम्हारा है, गुस्से की तरफ आगे बढ़ता है। और ये देख के हम देखते हैं कि उसको हेली रोकती है और कहती है प्लीज तुम सुनो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुमको एक तरह से कंट्रोल किया है। और तभी वो ईव डरने लगती है और तभी उस मोमेंट पे बोलता है कि मेरे कमर में एक तरह की जलन मच रही है, मेरे गले का घाव तो भर चुका है और बुखार भी उतर चुका है। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि हेली उस ईव से बोलती है कि वो वापस जरूर आएगी इस बारे में पता करने के लिए, बट अभी उसे जाना होगा और अभी उसे दूसरे काम भी है, बट वो जरूर वापस आएगी ये सब जानने के लिए। और वो भी एलाइजा को लेके वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कैमी को, जो अपने भाई की एक तरह कवर पर किसी ने खूनी फिर से लिखा हुआ था उसको मिटाने लग रही थी। और तभी फादर वहां आते हैं जो उसके एक तरह से अंकल थे और वो बोलती है कि मैं दूसरी बार मिटा रही हूँ, किसने लिख दिया है। तभी उस फादर बोलते हैं तीसरी बार है, दूसरी बार नहीं है, पहले मैं मिटा के आऊं। ये देखने के बाद हम देखते हैं कैमी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि इतना बड़ा क्या कर दिया। बोलते हैं कि, और तभी फादर बोलते हैं पता है मुझे, बट एक तरह से उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, अनजाने जाने में कैसे मारा हो बट मारा है और उसकी वजह से लोग हेट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद कैमी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और एक पेपर निकालती है, बोलती है ये शायद उससे जुड़ा हुआ था और ये एक तरह की पजल है। तभी हम देखते हैं उसमें 3-4 पॉइंट्स बने हुए थे, जिसको देखने के बाद हम देखते हैं कि कैमी को शक होता है कि कोई तो बड़ी बात है जो उससे छुपाई जा रही है और वो इसके अंदर है। तभी हम देखते हैं उसके फादर बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम न्यू ऑरलियंस में रह भी सकती हो, जाओ तो जा भी सकती हो और तुम अपने माइंड को शांत करो पहले। तभी हम देखते हैं वो फिगर को देखने लगती है और वो सोचती है शायद इससे तो कुछ जुड़ा हुआ है। अब कैमी बहुत ज्यादा टेंस थी और कहती है कि उसको एक तरह से मेमोरी याद ही नहीं है उसने कब ड्रॉ किया, एक तरह से वो मोमेंट ही याद नहीं है। और ये और उसका भाई शॉन इस तरह की ड्राइंग्स बनाते थे पजल के अंदर, जिससे वो सीक्रेट कोड छुपा के रखते थे, बट उसे अब टेंशन हो रही है कि शायद वो अपने भाई की तरह पागल तो नहीं हो रही है। और ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं फादर उसको एक तरह से कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छा फील करो और अब हम चलते हैं चर्च की तरफ। तभी हम देखते हैं अपने साथ उसे लेकर जाता है। अब हम देखते हैं जितने भी मार्शल के लोग मर चुके थे उन सबकी लाशों के ऊपर एक तरह से पेट्रोल
वाइन जो मिल रहा था वो छिड़क रहे थे जलाने के लिए। और हम देखते हैं मार्शल बहुत ही ज्यादा निराश था और ऊपर खड़ा होकर सब देख रहा था। तभी हम देखते हैं क्लाउस उसके पास आता है और वो बोलता है क्लाउस तूने मुझे भी क्यों नहीं मारा। तभी क्लाउस बोलते तूने कॉइन उठा लिया था ना इसलिए नहीं मारा, और एक तरह से अब ये एम्पायर मेरा है, जो तो पहले तेरा था उससे पहले मेरा था, जिस तरह के फ्रेंच क्वार्टर। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ ये सब तुम्हारा हो गया, बट तुम एक चीज जिंदगी में नहीं ले पाओगे, लॉयल्टी, जो इन लोगों की मेरे से है तुमसे कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं इनको अपनी फैमिली की तरह मानता हूं और एक तरह से बिलीव और ट्रस्ट बनाता हूं। जो लॉयल्टी ये मुझे देंगे वो तुम्हें कभी नहीं देंगे, और तुम कुछ भी करवा सकते हो बट लॉयल्टी कभी किसी की नहीं खरीद सकते हो। और कहता है कि तुम्हारा एम्पायर जैसा जाएगा तुम देख लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वही हम देखते हैं कि जो मरे हुए लोग हैं उनके अंदर आग लगा देते हैं, और इस मोमेंट पे हम देखते हैं क्लाउस अकेला खड़ा था। अब हम देखते हैं हेली और एलाइजा वापस आ चुके थे गाड़ी से अपने घर के पास, और तभी हम देखते हैं कि हेली पूछती है कि सेलेस्टियल का क्या हुआ, तुम कुछ बताना चाहोगे। और तभी एलाइजा बोलता है नहीं मैं नहीं बताना चाहूंगा, छोड़ो उसको, वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तभी हम देखते हैं हेली बोलती है प्लीज एक बार बताओ। तभी हम देखते हैं वो हेली को विजन दिखाता है जिसमें सेलेस्टियल उसकी जो गर्लफ्रेंड थी विच, वो मर चुकी थी और पानी में मरी हुई दिखाई दे रही थी, जिसको देख के हम देखते हैं कि एलाइजा टूट जाता है, उसको अपनी गोद में भरता है और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और ये देखने के बाद हेली बोलती है सारी गलती क्लाउस की है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है नहीं सारी गलती मेरी है, मैं उसके सामने बता देता हूँ कि मैं किसकी केयर करता हूँ किसकी नहीं करता हूँ, और वो उसका फायदा उठा लेता है और एक तरह से वो उन लोगों को मार ही देता है। और ये सुनने के बाद हेली बोलती है फिर तुम इस चीज को जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ये फैमिली जब टूट ही चुकी है तो तुम इसको जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और तभी एलाइजा बोलता है यही तो बात है, टूटी हुई चीजों को जोड़ा जाता है, मैं पूरी सदी लगा चुका हूं मेरे भाई को सुधारने के लिए, और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा, मेरे भाई के लिए तो कर रहा हूं मैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं इसको सही करके ही रहूंगा मेरे भाई के लिए, और उसके हाथ पे हाथ रखते हैं, जिसमें हम देखते हैं हेली और एलाइजा एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्टेड हो रहे थे। और ये सारी चीजें ऊपर खड़ा बिल्डिंग के अंदर क्लाउस देखने लग रहा था और सुनने भी लग रहा था। और तभी हम देखते हैं दोनों घर के अंदर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस के पीछे खड़ी थी उसकी बहन रिबेका और बोलती है तुम्हारे पास एक डैगर है और अब एलाइजा भी आ चुका, तुम बता दो किसको तुम लगाने वाले हो डैगर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी खुद की बहन ने मेरे को एक तरह से धोखा देने की कोशिश की और मेरे को मरवाने की कोशिश की। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम भी तो ऐसे ही करते हो हर बार डैगर मारकर। तभी हम देखते हैं कि जैसे उसको मारने वाला होता है उसी मोड़ पे लाई जाता है और कहता है तुम बहन को हाथ भी मत लगाओगे इस बार। और तभी हम देखते हैं बोलता है फिर मैं तुम्हें लगाऊं क्या, तुम हेली को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो और मेरे बच्चे को एक तरह से फ्यूचर में अपने आप को पापा कहलवाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलते हो तुम किस हद तक गिर सकते हो, तुमने सोचा है क्लाउस कह क्या रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। तभी हम देखते हैं इसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है कि तुमने फिर मेरा यकीन क्यों नहीं किया, तुमने दूसरों के ऊपर यकीन किया बट मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। मैं खुद के बच्चे को एक तरह से कैसे यूज कर सकता हूं जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ, उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता हूं। तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा, मेरे लिए क्यों नहीं सोचा एक बार भी, और तुमने डिसाइड कैसे कर लिया कि मैं गलत हूं। तभी हम देखते हैं दोनों चुप थे। उसी मोमेंट पे बोलता है कि हेली को मैं यहां से लेके जा रहा हूं तुम दोनों से दूर, एक तरह से तुम रहो इस घर के अंदर और मैं फाइनल क्वार्टर में जाता हूं, वो क्वार्टर जिसको हमने बनवाया था, हम रूल करते थे, जिसपे वापस मैं रूल करने वाला हूं और एक तरह से वो जगह मेरी होगी। और तभी हम देखते हैं कहने के बाद डैगर पकड़ाता है एलाइजा को और वहां से वो चला जाता है। वहीं हम देखते हैं दोनों एकदम हैरान थे और थोड़े निराश भी। अब हम देखते हैं क्लाउस नीचे आता है और हेली से बोलता है जा लोग गाड़ी में बैठो, हम यहाँ से दूर जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और तभी हेली बोलती कहाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है वो बच्चा मेरा है और हेली लड़ने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें हरा दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली चुप हो जाती है और पीछे देखने की कोशिश करती है कि कोई उसकी हिम्मत बोलने के लिए आ रहा है कि नहीं। तभी हम देखते हैं उसकी साइड पे कोई भी नहीं था और देखते हैं कोई भी नहीं आ रहा है, तो चुपचाप क्लाउस के साथ गाड़ी में बैठ के वहां से चली जाती है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं चर्च का, जहां पर हम देखते हैं कि अभी भी कैमी बैठी हुई थी और एक तरह से उस पजल को सोल्व करने लग रही थी और सोल्व करते करते अपने फादर को बुलाती है जो उसके अंकल थे और चर्च के फादर थे, उसको बैठाती है और बोलती है ये एक तरह का कोड था जो मैंने और शेन ने बनाना सीखा था, और ये कोड एक तरह से तब मैंने बनाया होगा जब मैं अपने होश में नहीं होंगी या फिर मेरी मेमोरी ढंग से काम नहीं कर रही होगी, तब मैंने अनकॉन्शियस माइंड से बनाया होगा, बट ये कोडिंग मैंने तभी कर ली थी। और कोड जब निकाले तो पता चला 2 वर्ड क्लाउस, उसके बाद 1919, और तब मैंने 1919 का जब पेपर निकाला पुराने वाला तब पता चला कि ये दोनों लोगों को मैं जानती हूँ। इस फोटो में हम देखते हैं मार्सेल को और क्लाउस को एक साथ, और उस फोटो में देखने के बाद बोलते हैं मैं इन दोनों को आज के टाइम में जानती हूँ और ये अब तक जिंदा कैसे हो सकते हैं। और ये देखने के बाद फादर को तो सब पता था, वो एकदम हैरान हो जाता है और थोड़ा डर भी जाता है कि कैमी को सब ना पता चल जाए। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और बहुत सारे डाउट्स के साथ क्या कैमी को पता चल जाएगा, वहीं पर मार्सेल का रूल चला जा चुका है, तो क्या क्लाउस पूरे सिटी पे रूल करेगा, तो मार्सेल के लोग उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे,
या फिर मार्शल उससे फिर रिवेंज लेने के आएगा डवीना के साथ, क्योंकि वो अभी भी उसी के साथ है। और अब होने वाला है क्या, और ये बच्चा क्या कर सकता है, और या फिर विचेस के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज गाइस फॉलो करें वैम्पायर डायरीज के लिए। और लेगेसीज भी इसके बाद आएगा, तो प्लीज फॉलो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।